सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना सैलरी वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था। लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी बात हुई थी कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के पॉइंट की। अब इसके बाद में आज अपन नया पॉइंट चालू करते हैं, भविष्य निधियों का पॉइंट चालू करेंगे। प्रोविडेंट फंड्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोविडेंट फंड का पॉइंट पूछा जाता है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका सैलरी का, उसमें प्रोविडेंट फंड का पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रोविडेंट फंड का पॉइंट चालू करने से पहले अपन ये वाला पॉइंट एक बार 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे से, ये पॉइंट समझ लीजिए। एक तो है महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी, इसका मतलब समझ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि कोई बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति यदि कंपनी में कोई कार्यरत होता है तो उसका कंपनी बीमा करा लेती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति के मृत्यु होने पर या वो व्यक्ति यदि कंपनी छोड़ के चला जाए तो वो कंपनी को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा करा लेती हैं। और मान लो वो बीमा उन्होंने 5 साल के लिए कराया महत्वपूर्ण व्यक्ति का, और 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल बाद में उस बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी। वो जो पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी वो कंपनी को प्राप्त होगी, और उसका कुछ हिस्सा कंपनी चाहे तो कर्मचारी को भी दे सकती है। तो अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की कोई राशि प्राप्त होती है तो वो व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, टैक्सेबल होगी, उस पर अपन टैक्स लगाएंगे। लेकिन वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगी, वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत आएगी, व्यवसाय से आय शीर्षक के अंतर्गत आएगी। किसके लिए? नियोक्ता के लिए, क्योंकि ये राशि किसको प्राप्त होगी? नियोक्ता को, कंपनी को प्राप्त होगी। तो कंपनी उसको अपनी आय मानेगी, और आय कौन से शीर्षक में मानेगी? बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत इसको दिखाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। अब अपने को तो ये समझना है कि चलो महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी की कोई राशि प्राप्त हुई और उस राशि का एक हिस्सा कर्मचारी को दे दिया गया, तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा या नहीं होगा? तो वो कर्मचारी के लिए भी कर योग्य होगा। यदि इसमें यही लिख देता हूँ मैं, यदि कर्मचारी को कोई हिस्सा प्राप्त होता है तो वह कर योग्य होगा। तो यदि नियोक्ता को पूरी राशि मिली है तो नियोक्ता के लिए कर योग्य होगी, व्यवसाय से आय शीर्षक में। यदि कर्मचारी को कोई हिस्सा उसका मिल गया महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी का, तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, नौकरी से हटाने की अवधि का वेतन। तो देखिए, कंपनी या नियोक्ता यदि अपने किसी कर्मचारी को हटाता है तो हटाने के लिए उसको कुछ एडवांस सैलरी दे देता है। जैसे 3 महीने का या तो नोटिस देता है वो व्यक्ति, या तो नियोक्ता अपने कर्मचारी को 3 महीने पहले नोटिस दे देता है कि हम आपको 3 महीने बाद निकाल देंगे कंपनी से, आप 3 महीने के अंदर या तो नई नौकरी ढूंढ लीजिए। और मान लीजिए नियोक्ता उसको तुरंत निकालता है कर्मचारी को, तो फिर वो 3 महीने का नोटिस तो नहीं देता, तो 3 महीने का वेतन दे देता है। अब हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, कोई कंपनी 1 महीने का वेतन दे देती है, कोई 2 महीने का वेतन दे देती है, कोई 3 महीने का वेतन दे देती है और नौकरी से हटा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी को कोई नौकरी से हटाने की अवधि सामान्यतः 3 माह की होती है, यानी नियोक्ता को 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है कर्मचारी को। और यदि वो नोटिस नहीं देता, तुरंत हटा देता है कर्मचारी को, तो फिर वो 3 महीने के नोटिस के बदले में 3 महीने का वेतन दे देता है। तो यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को हटा दिया और उसको नौकरी से हटाने की अवधि का वेतन मिल गया, तो ऐसी राशि कर्मचारी को मिलेगी। तो वो संपूर्ण राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी, टैक्सेबल होगी, यानी उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरीके से एक छोटा सा पॉइंट ये है, नौकरी ग्रहण करने से पूर्व और सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि कोई वेतन मिला उसको,
तो वह भी सारा का सारा वेतन कर योग्य माना जाएगा कर्मचारी के लिए। तो सीधी सी बात है, इन तीनों के अंदर ये सारी राशियां कर योग्य होंगी। महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी का यदि कोई राशि मिली है तो वो कंपनी को मिलेगी, नियोक्ता को मिलेगी, तो नियोक्ता के लिए कर योग्य होगी, लेकिन व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। और यदि कर्मचारी को उसका कोई हिस्सा मिल गया तो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। नौकरी से हटाने की अवधि का वेतन यदि कर्मचारी को मिला है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। नौकरी ग्रहण करने से पूर्व और सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि कोई वेतन मिला है तो वो भी कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। तो ये एक छोटे से 2-3 पॉइंट थे जो आपको क्लियर करने ज़रूरी थे। अब अपन एक नया पॉइंट चालू करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट चालू करते हैं। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट का नाम है भविष्य निधियाँ, प्रोविडेंट फंड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? प्रोविडेंट फंड। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोविडेंट फंड होते हैं 3 तरीके के। तो जब भी प्रश्न में ये पॉइंट आ गया प्रोविडेंट फंड का, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो प्रोविडेंट फंड है कौन सा। एक तो होता है वैधानिक भविष्य निधि, एक तो होती है वैधानिक भविष्य निधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि। एक होती है प्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि को कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में मैंने लिख दिया PF, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF। और एक होता है अप्रमाणित भविष्य निधि। अप्रमाणित भविष्य निधि को कहेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, UPF। तो RPF, UPF और SPF। तो जैसे ही भविष्य निधि का पॉइंट आ गया तो इसके हर तीनों के अलग अलग नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इनको ये पता होना चाहिए आपको कि वैधानिक भविष्य निधि क्या होती है। पहले तो आप ये समझ लो कि भविष्य निधि क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये भविष्य निधि ही क्या होती है। पहले तो इसको क्लियर कर लो, फिर वो 3 तरीके की होती है वो तो एक अलग बात है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भविष्य निधि क्या होती है, प्रोविडेंट फंड ही क्या होता है। पहला प्रश्न तो यही है। तो देखिए, भविष्य निधि से तात्पर्य ये होता है कि भविष्य के लिए एक निधि, निधि का मतलब होता है फंड, कोष। तो भविष्य के लिए एक कोष बनाना पड़ता है। यदि प्रत्येक कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ राशि बचाता है, और राशि बचाने का एक तरीका है, उस तरीके का नाम है भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि एक ऐसी योजना होती है जिसके अंतर्गत कर्मचारी अपने वेतन में से एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में जमा कराता है, और सामान्यतया नियोक्ता भी अपनी तरफ से उसके भविष्य निधि में कुछ पैसा जमा कराता है। तो देखो, भविष्य निधि में कौन पैसा जमा कराएगा? भविष्य निधि में एक तो पैसा जमा कराएगा नियोक्ता, और भविष्य निधि में एक पैसा जमा कराएगा कर्मचारी। तो कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उस सैलरी का एक हिस्सा तो कर्मचारी जमा कराएगा और एक हिस्सा नियोक्ता जमा कराएगा। और वो पैसा कहाँ जमा करा देगा? भविष्य निधि के अंदर जमा करा देगा। और ये भविष्य निधि उसको मिलेगी कब? ये भविष्य निधि उसको तब मिलेगी जब वो कर्मचारी की या तो हो जाए मृत्यु, या वो कर्मचारी सेवा छोड़ दे, या उसकी सेवानिवृत्ति हो जाए। यानी वो जब कंपनी का कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो ये पैसा उसको एक साथ मिल जाएगा। देखो, हर महीने नियोक्ता भी कुछ पैसा जमा कराएगा, हर महीने कर्मचारी का भी कुछ पैसा कटेगा, और ये पैसा कहाँ जमा होता जाएगा? भविष्य निधि के अंदर जमा होता जाएगा। मान लो एक कंपनी के कर्मचारी ने 25 साल नौकरी करी, तो 25 साल तक कर्मचारी का हर महीने कुछ पैसा कटा, वो भविष्य निधि में जमा हुआ। 25 साल तक नियोक्ता ने भी हर महीने कुछ राशि उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कराई। तो 25 साल बाद जब वो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ या उसने नौकरी से त्याग दे दिया, नौकरी छोड़ दी, तो ये सारा पैसा उसको एक साथ मिल जाएगा। इसको अपन कहते हैं भविष्य निधि। और इसके ऊपर फिर ब्याज भी मिलता है। तो एक तो राशि प्लस उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। तो वो सारा पैसा करके एक बड़ी राशि जमा हो जाती है, और ये बड़ी राशि उसको कब मिलती है? या तो सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलती है, या वो सेवा छोड़ दे, या तो वो नौकरी छोड़ दे तब उसको ये पैसा वापस मिल जाएगा, या उसकी रिटायरमेंट हो जाए तब ये पैसा मिल जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को ये पैसा मिल जाएगा। तो इसमें देखो, एक तो नियोक्ता का अंशदान होता है, कुछ पैसा तो नियोक्ता मिलाता है हर महीने, कुछ पैसा कर्मचारी मिलाता है, तो वो कर्मचारी का अंशदान मान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, अंशदान का मतलब क्या है?
कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होता है? एक तो नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन होता है, एक कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए ये कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रत्येक महीने में, हर महीने अंशदान नियोक्ता भी जमा कराएगा, हर महीने कर्मचारी भी अपना अंशदान जमा कराएगा, फिर उसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। अंशदान के ऊपर क्या मिलेगा? ब्याज। तो देखो यहाँ पे अब दो बातें और आ गई। इसका मतलब यहाँ पर नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज मिलेगा, तो साथ में कर्मचारी के अंशदान पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भविष्य निधि में चार चीज़ें हो गई। भविष्य निधि में कितनी चीज़ें हो गई? चार। एक तो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज, एक कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज, और ये चारों चीज़ें इकट्ठी होकर मिल जाएंगी। किसको मिलेंगी? ये मिलेंगी किसको? कर्मचारी को मिलेंगी। कब मिलेगी कर्मचारी को? या तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका तब मिलेगी, या वो सेवा छोड़ के चला जाएगा, नौकरी छोड़ के चला जाएगा तब मिलेंगी, या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारी को ये पैसा मिलेगा। और ये पैसा एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है, एक बड़ी राशि हो जाती है जो कर्मचारी के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में उसके काम आती है। अब अपने को ये समझना है कि ये भविष्य निधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं? एक तो होती है वैधानिक भविष्य निधि, एक प्रमाणित भविष्य निधि और एक अप्रमाणित भविष्य निधि। तो अब आपको ये समझना है कि ये वैधानिक भविष्य निधि किसके ऊपर लागू होगी, प्रमाणित भविष्य निधि किस पे लागू होगी और अप्रमाणित भविष्य निधि किस पे लागू होगी। तो सबसे पहले वैधानिक भविष्य निधि की बात कर लेते हैं। देखो ये भविष्य निधि किस पे लागू होती है? सरकारी, गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता शब्द बार बार आता है इनकम टैक्स में, और इस शब्द का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है नगर परिषद, नगर निगम, ये जितनी भी कॉरपोरेशन होती है, नगर परिषद होती है, इन सारे को स्थानीय सत्ता कहते हैं। और यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, इन सब के कर्मचारियों के ऊपर जो भविष्य निधि लागू होती है उसको अपन कहते हैं वैधानिक भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत। रखे गए प्रोविडेंट फंड खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। ये इसका मीनिंग है कि वैधानिक भविष्य निधि किसे कहते हैं? भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। और ये किन किन के ऊपर लागू होती है? ये लागू होती है सारे सरकारी संस्थानों पर, सभी अर्ध सरकारी संस्थानों पर, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर, स्थानीय सत्ता जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इन पे, और विश्वविद्यालयों के ऊपर ये सारी की सारी वैधानिक भविष्य निधि लागू होती है। अब बात करते हैं प्रमाणित भविष्य निधि की। तो
इसके लिए पहले तो ये समझ लो ये लागू कहाँ पे होती है। ये दो समझ में आ गई तो अप्रमाणित, तो इसका मतलब है ये जो दो ये दोनों जिसमें नहीं लागू होंगी उस पर अप्रमाणित भविष्य निधि लागू होगी। तो ये दो ही समझनी है आपको मुख्य रूप से। ये जो दोनों पे लागू नहीं होगी वो लास्ट में अप्रमाणित भविष्य निधि बच जाएगी। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ये एक अलग है, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट अधिनियम, ये है 1952। ये देखो 1925 है, ये ध्यान रखना, 2 और 5 इसमें है, 2 और 5 इसमें है, 1952 है ये। तो कर्मचारी भविष्य निधि, ये खाली भविष्य निधि अधिनियम 1925 है, ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए पीएफ खाते, भविष्य निधि के खाते जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित हों, उनको अपन आरपीएफ कहते हैं। पहले तो इनका मतलब क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ आरपीएफ। तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि के खाते जो आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अनुमोदित का मतलब हो गया रिकॉग्नाइज्ड हो या प्रमाणित हो, तो उनको अपन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और ये किसके ऊपर लागू होती है, ये किस पे लागू होती है, ये समझ लो, सारे बैंकों के ऊपर, बैंकों पर, बीमा कंपनियों पर, बैंकों पर, बीमा कंपनियों पर, उद्योगों के ऊपर, ये जितनी भी इंडस्ट्रियां लगती हैं वो उद्योगों के ऊपर, या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर, ये जितने भी बिजनेस के एंटिटीज़ होती हैं उनके कर्मचारियों के लिए रखी जाती है। तो इसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि ये आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। और कौन से अधिनियम के अंतर्गत आती है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित होती है। और किस पे लागू होती है, सामान्यतः बैंकों पर, बीमा कंपनियों पर, उद्योगों पर, अब जितने भी उद्योग आ गए सब पे लागू होगी, बशर्ते वो आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। और सारे के सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर लागू होती है। और अप्रमाणित भविष्य निधि किस पे लागू होती है, जो ना तो वैधानिक भविष्य निधि है, ना प्रमाणित भविष्य निधि है, और जो आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो वो अप्रमाणित भविष्य निधि होगी। तो इसकी तो सीधी परिभाषा है, ऐसी भविष्य निधि जो ना तो एसपीएफ है, ना तो वैधानिक भविष्य निधि है, जो ना तो एसपीएफ है और ना आरपीएफ है, ना तो वैधानिक भविष्य निधि है, ना प्रमाणित भविष्य निधि है, तो उसे अप्रमाणित भविष्य निधि माना जाता है। एक बात और, यह भविष्य निधि आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणित नहीं होती है, इसीलिए अप्रमाणित होती है। तो दो बातें हो गई इसमें, एक तो ये बात और एक ये बात, दो पॉइंट आ गए इसके अंतर्गत, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है।
तो सीधी सी बात है, वो भविष्य निधि जो ना वैधानिक है ना प्रमाणित है, तो वो कौन सी है? अप्रमाणित है। दूसरी बात, ये आयकर आयुक्त के द्वारा प्रमाणित नहीं होती, ये आयकर आयुक्त के द्वारा प्रमाणित होती है। तो जब भी क्वेश्चन आ गया आपका, तो क्वेश्चन में जैसे ही वैधानिक भविष्य निधि का पॉइंट आ गया, सबसे पहला काम क्या करोगे? ये पता करोगे तीनों में से कौन सी भविष्य निधि लागू होती है। यदि सरकारी कर्मचारी है, वैधानिक भविष्य निधि लागू हो जाएगी। यदि बैंक में काम करता है, प्रमाणित भविष्य निधि लागू होगी। बीमा कंपनी में काम करता है, प्रमाणित भविष्य निधि लागू होगी। किसी यूनिवर्सिटी में काम करता है, वैधानिक भविष्य निधि लागू होगी। अब इन भविष्य निधियों के नियम क्या हैं इनकम टैक्स के? अब आपको ये समझ में आ गया भविष्य निधि क्या होती है। भविष्य निधि में 4 चीज़ें होती हैं: नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान का ब्याज और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज। ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ। कब मिलती हैं? रिटायरमेंट पर, या नौकरी छोड़ के चला जाता है तब, या उसकी मृत्यु हो जाती है तब। और भविष्य निधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या नियम लागू होंगे इनकम टैक्स के। थैंक यू वेरी मच।